हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज हम साइंस की सीरीज़ में एक दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं देखेंगे, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो एसएससी या यूपीएससी या स्टेट पीएससी या रेलवेज़ के एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं, उन क्वेश्चंस को कंसंट्रेट करेंगे। और इसको करने के बाद में हम लोग टेस्ट टेक करेंगे। तो अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम टेस्ट के लिए एक दूसरा लेक्चर लेंगे, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हम ले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फिर कंडक्टर यानी चालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक और इंसुलेटर, अचालक किसे कहते हैं। फिर जानेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है यानी प्रत्यावर्ती धारा, एंड डायरेक्ट करंट क्या होती है, डीसी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। फिर हम देखेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है जिसको दिष्टकारी हिंदी में कहते हैं। फिर ट्रांसफार्मर क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है, और इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा बदलता है। तो इसमें तो ई एंड एम याद रखिए, इलेक्ट्रिक मोटर का ई और मोटर का एम। तो ई से एम में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका उल्टा काम डायनमो करता है। डायनमो को जनरेटर भी कभी कभी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिर देखेंगे हम लोग, CFL क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं। उसके बाद हम टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि टेस्ट प्रिपेयर करने से हमको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कितना अच्छे से कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को और टॉपिक को कितने अच्छे से समझ पाए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस तरह से पानी का प्रवाह होता है, पानी वाटर का फ्लो होता है, उसी तरह से वाटर के फ्लो होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। प्रेशर का डिफरेंस यानी अगर दाब का अंतर होगा, दाबांतर जिसको कह सकते हैं, तो ही किसी भी पाइप में पानी का फ्लो होता है। उसी तरह से अगर कुछ ताप का अंतर है, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, तो ताप के अंतर के कारण भी क्या होता है, हीट का फ्लो होता है यानी ऊष्मा का प्रवाह होता है। उसी तरह से अगर कहीं पे दो जगह पे कुछ वोल्टेज का डिफरेंस है तो क्या होगा, वहाँ पे चार्जेस का फ्लो होता है यानी आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश के प्रवाह की दर को ही करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं यानी विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज डिफरेंस है तभी उसमें करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक क्रॉस सेक्शन है, यानी ये एरिया है। इस एरिया से एक यूनिट समय में, यानी मान लीजिए 1 सेकेंड में जितने कूलाम चार्जेज यहाँ से फ्लो होंगे यानी इसको क्रॉस कर जाएंगे। मान लीजिए कि 1 कूलाम चार्ज यहाँ से, Q की वैल्यू 1 कूलाम यहाँ से इसको क्रॉस कर जाते हैं, तो बोलेंगे कि यहाँ इस परिपथ में यानी इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हुई। अब जो चार्जेज के फ्लो की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे एक निगेटिव प्लेट है। इसको किसी भी सेल या बैटरी से जोड़ा गया है। तो इसमें क्या होगा कि चूँकि ये प्लस चार्जेस जहाँ होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और यहाँ निगेटिव अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा यानी उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये यहाँ से रिपेल करके यहाँ भेजेगा, फिर ये यहाँ से इस दिशा में जाएगा। और तो यहाँ एक चीज़ याद रखने की चीज़ है कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस दिशा में है तो उसके अपोजिट करंट का फ्लो होगा यानी I।
अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसको मान लीजिए Q प्लस कोई एक चार्ज है, वो अगर इस दिशा में जा रहा है यानी इस दिशा में मूव हो रहा है, तो करंट की दिशा भी यही होगी। यानी करंट जो है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि करंट की दिशा होती है, करंट यद्यपि एक क्या बोलते हैं इसको, एक ये अदिश राशि है, इसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। यानी एक तो होता है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये नॉन वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि है ये। इसमें दिशा तार की दिशा में दिखाते हैं, बट इसकी डायरेक्शन, अगर तार की दिशा किसी, मान लीजिए इस दिशा में तार है तो यहाँ से यहाँ जा रही है, इसी तार को यहाँ से यहाँ कर दिए तो इस दिशा में जाएगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, यहाँ से यहाँ की दिशा चेंज होने से उसके बाकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। इसमें क्या होता है कि तार जिधर से जाता है, कल इसमें दिखाया जाएगा पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है करंट, और तार कहीं भी बेंड हो, कुछ भी हो, तो उससे मतलब नहीं है, खाली ये डिनोट करने के लिए ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, इसलिए ऐसा एरो दिखाते हैं, जबकि ये एक अदिश राशि है। तो इसमें देखिए फिगर में दिखाया हमने कि ये प्लस चार्जेज अगर इधर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में रहती है, तो करंट इसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन नेगेटिव चार्जेस अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ एक नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस चार्ज से निकल के माइनस चार्ज की तरफ होती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी करंट है वो किसी किसी पदार्थों में बहुत अच्छे से सुगमता से फ्लो हो सकती है, किसी किसी में बिल्कुल ही नहीं फ्लो होती है, किसी किसी में टेम्परेचर बढ़ने पर उसमें करंट का फ्लो होता है। तो उसके बेसिस पे किसी भी इनको तीन भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं चालक, दूसरे को कहते हैं अर्धचालक, तीसरे को कहते हैं कुचालक। यानी एक, अब इसके पीछे क्या साइंस क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जितने भी चालक होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनके क्रॉस लगाई जाती है तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट्स पे पहुंच करके एक सर्किट में करंट फ्लो कर देते हैं। जो इंसुलेटर है इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए सिग्निफिकेंट रूप से कोई करंट प्लेट किसी भी वोल्टेज को इसके क्रॉस सप्लाई करने पे भी करंट नहीं फ्लो हो पाती है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर और एक इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। उसमें एक होता है कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसमें कंडक्टर के गुण आ जाते हैं। अर्धचालक को या तो ताप बढ़ा करके चालक का गुण पाया जाता है, या उसमें कोई इम्प्योरिटी डाल दिया जाता है तो उसमें चालक के गुण आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, अर्धचालक। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिलिका, यानी सिलिकॉन वैली, आप नाम सुना होगा। तो SI यानी जो बालू कहते हैं, सिलिका जो है ये, और सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो है जो जिसको अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक हैं, तो याद रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसमें देखेंगे कि चालक और कुचालक का हमने एक डायग्राम लिया है यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे अच्छा चालक जो है वो सिल्वर है। यहाँ पे देखिए एक टेबल है, इसमें सिल्वर की कंडक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए सभी चालकों में सबसे अच्छा जो चालक है वो सिल्वर है। और लेड जो है सबसे खराब चालक है, यानी कुचालक है। तो जो है लेड जो है यहाँ पे उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है। तो अगर ये भी क्रम है कि सबसे अच्छा सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम। तो आप देखते हैं बहुत सारे कॉपर वायर्स भी आते हैं, एल्युमिनियम वायर्स भी आते हैं। तो कॉपर वायर्स थोड़ा कॉस्टली आते हैं, एल्युमिनियम वायर्स थोड़ा कम कॉस्टली आते हैं। कॉपर आयल जहाँ पे साइंटिफिक यूज के लिए करना है वहाँ तो बहुत सारा सिल्वर आयल वायर यूज करना पड़ता है, लेकिन दूसरी जगह पे नहीं होगा तो कॉपर या एल्युमिनियम वायर से काम चलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है, अभी एक एग्जांपल हमने लिया है कि ये सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस कैसे दिखते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस क्या होते हैं, ये कुछ ICs हैं,
ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये एक कोई रजिस्टर है, अभी हम आगे बताएंगे रजिस्टेंस क्या होता है रजिस्टर। ये कैपेसिटर है, या कभी कभी कंडेंसर भी जो एसी वगैरह में यूज करते हैं, फैन में यूज करते हैं, कंडेंसर रहता है। ये डायोड्स हैं, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये ट्रांजिस्टर है। तो ये कुछ एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को जो किसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे लगाया जाता है, पीसीबी इसको बोलते हैं, तो ये एक पीसीबी है। और इसको इन डिवाइस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को इस पीसीबी के ऊपर लगाने की टेक्निक को बोलते हैं सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी, एसएमटी बोलते हैं, या सरफेस माउंटिंग। जो ये हैं इनको सरफेस माउंटिंग डिवाइसेस बोलते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी। ये जैसे आपको कोई पीसी है या लैपटॉप है, उसमें जो मदरबोर्ड वगैरह है वो ये सब पीसीबीज होते हैं। तो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, अब वो पहले देखते होंगे कि अब ट्रांजिस्टर बनाने वाला कोई दुकान पे बैठ करके सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करता था। अब ये सभी मशीनों से इसमें इसको माउंटिंग होती है। तो इसमें डबल साइड भी माउंटिंग कर सकते हैं। इस साइड भी एक पहले सिंगल साइड पीसीबी बोलते हैं, डबल साइड पीसीबी, जो दोनों साइड उसमें इक्विपमेंट्स को यानी इस कंपोनेंट्स को लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल साइड पीसीबी। तो केवल इतना याद रखिए कि पीसीबी जैसे कंप्यूटर और इसमें है, तो मैक्सिमम ये डीसी से ऑपरेट होने वाले इक्विपमेंट्स हैं, उसमें पीसीबी यूज होती हैं। आगे देखते हैं, ओम का नियम है, ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी भी सर्किट में या एक वोल्टेज अप्लाई आप करते हैं, मान लीजिए ये बल्ब है, यहाँ पे एक वोल्टेज V अप्लाई करते हैं, तो इसमें एक करंट फ्लो होती है। ये करंट अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती है, यानी इस V जो है I के प्रोपोर्शनल होता है, और V इज इक्वल टू I R होता है, जहाँ R जो है इस पर्टिकुलर सर्किट का या इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो ये सर्किट का रेजिस्टेंस अगर R है तो वो स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें जो है हर एक मटेरियल के लिए उसका रेजिस्टेंस उसकी लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे इसको समझाने के लिए हम यहाँ कोशिश किया है कि वोल्टेज क्या है, एक प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है। जैसे पानी के फ्लो में पाइप में हमने देखा कि दो प्रेशर डिफरेंस होता है, एक P1 एक P2। इसी तरह से ये वोल्टेज जो होता है कि एक वोल्टेज एक प्रेशर क्रिएट करता है करंट के ऊपर, और ये यहाँ से क्रॉस करता है, और ये यहाँ जो दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है किसी सर्किट में, कि यहाँ से जाने के लिए अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी यूनिट ओम होती है, ओम का ये सिंबल है, ये ओम है, इसका यूनिट ओम होता है। इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि दो समान प्रतिरोध अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उसका प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा। तो याद रखना कि अगर दोनों सेम है, एक साथ सीरीज में जोड़ दिए तो उसकी वैल्यू वो दुगना हो जाता है। अगर यहाँ पे 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है, तो अगर सीरीज में है तो 4 ओम के हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको समानांतर जोड़ते हैं यानी पैरेलल जुड़े हैं, तो इसकी वैल्यू आधी हो जाती है, यानी अगर ये भी 2 है ये 2 है तो ये इसका टोटल का रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है प्रतिरोध। प्रतिरोध में एक ज़्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ डबल कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमने एक फार्मूला याद रखा है कि प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, चूँकि चार्जेज का फ्लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, अगर 1 सेकेंड में जितने चार्जेज यहाँ तक पहुँच जाएंगे वही उसकी करंट वैल्यू होगी। अगर वो लंबाई डबल कर दी जाएगी तो उतने से समय में उसका आधा पहुँच पाएंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस डबल नहीं कर पाएंगे, यानी अवरोध उत्पन्न हो गया। तो यानी लंबाई जैसे ही बढ़ जाएगी, अगर डबल हो गई तो उसका प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा। और अगर इसकी मोटाई बढ़ गई, मान लीजिए पाइप है जिसमें पानी आ रहा है, अगर उसकी मोटाई ज़्यादा कर देंगे तो प्रतिरोध अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वो पानी आसानी से चली जाएगी। तो अगर इसकी मोटाई डबल कर दी गई तो प्रतिरोध आधा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर लंबाई दूनी कर दी गई तो प्रतिरोध दूना हो जाएगा, लेकिन अगर उसका रेडियस यानी त्रिज्या उसकी बढ़ा दी गई, यानी मोटाई बढ़ा दी गई, डबल कर दी गई,
तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जिसको हम बैटरी भी कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सेल होते हैं, एक सेकेंडरी सेल होते हैं। प्राइमरी में ये रिचार्जेबल नहीं होता है, सेकेंडरी में ये रिचार्जेबल भी होता है। तो सेल करता क्या है, सेल जो है एक इसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, उस मैकेनिकल एनर्जी को यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर एक सौर ऊर्जा भी होता है, सोलर बैटरी, जिसे आप नाम सुने होंगे। तो सोलर बैटरी डायरेक्टली इसको विद्युत ऊर्जा में भी बदल देता है, या फिर विद्युत ऊर्जा से बदल करके उसको किसी एक बैटरी में स्टोर करके रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है और बाद में फिर से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसमें याद रखना है कि जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये इसका मेन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एसी करंट और डीसी करंट। अब हम देखते हैं दोस्तों कि एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक डायरेक्ट होती है, एक अल्टरनेटिंग होती है। तो डायरेक्ट धारा क्या होती है, जिसमें ये मान लीजिए कि अगर समय के साथ इसका वोल्टेज कांस्टेंट है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो क्या होगी, डायरेक्ट करंट होगी। जैसे बैटरी मान लीजिए कोई आप लगा देते हैं किसी सर्किट में, तो उसका वोल्टेज किसी भी परिपथ में मेंटेन रहता है, यानी वो चेंज नहीं होगा। तो उसमें जो करंट है वो कांस्टेंट फ्लो होगी। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या होता है कि इसमें इसकी एक फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इंडिया में 50 में हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज, यूएसए वगैरह में कहीं कहीं 60 हर्ट्ज भी है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति जिसको बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट की कभी कभी आवृत्ति भी पूछता है, मान लीजिए 50 हर्ट्ज लिखा है, HZ लिखा रहेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि एक बार में जीरो को क्रॉस करता है, एक बार इसकी वैल्यू जीरो होती है। मान लीजिए एक ऐसा है, हमने साइनोसॉइडल लिया है, तो इस तरह से पहले बढ़ेगी वोल्टेज, उसके बाद वो कम होते हुए जीरो होगा, फिर दूसरी दिशा में बढ़ेगा, यानी एक बार ये प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, एक बार यहाँ माइनस होगा और दूसरी तरफ प्लस होगा। तो इस तरह से एक बार करंट इस डायरेक्शन में बहेगी, अगली बार इस डायरेक्शन में बहेगी। तो हाई वोल्टेज, अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, उस पर अगर ये कोई एसी किसी को झटका लगता है, तो बीच में एक बार उसकी वोल्टेज वैल्यू जीरो होती है, तो उससे वहाँ से उसको छूटने का मौका मिलता है। वहाँ से उसको देखते हैं कि बहुत तेज़ी से झटका लगता है और वो बाहर गिर जाता है। लेकिन डीसी करंट में लोग चिपक जाते हैं, ये एक बार वही कांस्टेंट वोल्टेज है। तो ये हाई वोल्टेज में डीसी ज़्यादा डेंजरस होता है। लो वोल्टेज में डीसी हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए छोटा सा एलईडी है, या हमारे मोबाइल का चार्जर का आउटपुट जो आता है वो भी एक डीसी वैल्यू आती है। तो वो भी 1.5 वोल्ट, आप कभी कभी देखेंगे 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट बैटरी अगर उसके चार्जर पे लिखा रहेगा 3 वोल्ट बैटरी आउटपुट, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर क्या है, उसकी करंट रेटिंग है, और 3 वोल्ट उसका आउटपुट है। तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है। आगे हम आते हैं दोस्तों कि ये रेक्टिफायर क्या होता है, जिसको दृष्टिकारी बोलते हैं। अब हमने अभी देखा कि एसी करंट देखा और डीसी करंट देखा। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो ये एक रेक्टिफायर सर्किट है, जिसमें एक 4 डायोड लगाया है और एक कैपेसिटर लगाया है, जिससे जो है यहाँ से एसी करंट आ रही है। ये एक ट्रांसफार्मर है, इससे ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को अप या डाउन करता है। मान लीजिए आपको 230 वोल्ट से आपको मोबाइल चार्ज करना है 3 वोल्ट पे, और मोबाइल 3 वोल्ट डीसी चाहिए, और आपके घर में सप्लाई है 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, 220 वोल्ट मान लीजिए एसी है आपके यहाँ। अब तो एक ट्रांसफार्मर पहले लगेगा कि जो 220 वोल्ट को या 230 वोल्ट को पहले क्या करेगा, 3 वोल्ट के आसपास ले आएगा, यानी स्टेप डाउन करेगा। उसके बाद उस 3 वोल्ट को, ये चूँकि ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है और केवल स्टेप डाउन कर देता है, तो ये 3 वोल्ट एसी हो गया। अब ये किसी एक रेक्टिफायर सर्किट से जब पास होगा तो ये डीसी में बदल जाएगा। तो अब ये 3 वोल्ट डीसी आप अपने किसी भी मोबाइल चार्जर में लगा करके उसको चार्ज कर पाते हैं। तो ये क्या, कौन सा सर्किट करता है, रेक्टिफायर। तो इसको याद रखिएगा, रेक्टिफायर जो क्या होता है, ये केवल एसी को डीसी में बदलता है और रेक्टिफाई कर देता है
जो उल्टा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उस सर्किट को बोलते हैं इन्वर्टर। उस सर्किट को क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। इन्वर्टर में आप देखेंगे कि मान लीजिए आपके घर में कुछ 15 वोल्ट का बैटरी है या 24 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है या 24 वोल्ट का इन्वर्टर बोलते हैं कभी कभी घर में लगा। तो एक इन्वर्टर अलग से रहता है उसको, और एक बैटरी रहती है। तो बैटरी पहले चार्ज होती रहेगी, जब आपका लाइट घर में चली जाती है तब वो 24 वोल्ट जो डीसी है वो इस सर्किट के माध्यम से उसको 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। तो यही काम जो है इन्वर्टर का होता है। तो ये याद रखिए दोस्तों कि जो है डीसी को एसी में बदलने का काम इन्वर्टर करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब ट्रांसफार्मर हम पीछे डिस्कस किए थे। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या था? स्टेप डाउन करता है या स्टेप अप भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कि एक हाई टेंशन या 1100 वोल्ट की लाइन को जब 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, बोलते हैं 1100 वोल्ट की लाइन है, उसको 220 में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसा ट्रांसफार्मर जगह जगह लगा रहता है। तो कभी कभी सुनते होंगे कि किसी मोहल्ले में लोड ज़्यादा बढ़ गया हो तो ट्रांसफार्मर जो है अभी काम नहीं कर रहा, बार बार उसका फ्यूज चला जा रहा है। उसमें क्या होता है कि इसकी एक करंट रेटिंग होती है, उससे ज़्यादा अगर आप लोड बाहर लगा दें, लोड लगाने का मतलब आप जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोड जो है पैरेलल लगते हैं, दो तार ऐसे जाते हैं। अब इन दोनों तारों में सब अपने अपने घर से कनेक्शन ऐसे लेते हैं, तो ये क्या है? समानांतर परिपथ है, यानी पैरेलल कनेक्शन होता है। इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। जब पैरेलल कनेक्शन होता है कम होगी। तो V=IR हम पढ़े ओम के नियम से कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करेंगे तो अगर सेम वोल्टेज है करंट की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। तो जब करंट बढ़ेगा तो यहाँ हीटिंग बढ़ जाएगी, तो ट्रांसफार्मर जल भी सकता है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि इसको जलने की भी आवाज़ आती है। तो ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है? एसी वोल्टेज को एसी में ही या तो स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा। तो इसमें ये जो कॉइल्स हैं इसके नंबर्स के आधार पे तय होता है कि ये करंट के वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी यानी अप होगी या डाउन होगी। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब आ गया है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में देखते हैं दोस्तों कि इसका मेन काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें देखो दोस्तों, आप यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये है एसी मोटर एक है, यहाँ हमने एक डीसी मोटर का भी इमेज दिया है। तो ये दोनों तरह के मोटर हो सकते हैं, लेकिन इनका मेन काम ई और एम याद रखिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक मतलब काम करना, कुछ काम करने में, चाहे पानी निकालने में या कोई कुटाई पिसाई का काम कोई कोई मशीनें करती हैं, थ्रेसर वगैरह का काम करते हैं। तो मैकेनिकल काम कुछ भी हो वो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक कामों में कन्वर्ट करती है। कौन से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी किसी पोल से बिजली लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और उसका किसी मैकेनिकल काम में खर्च करेगा। इसका उल्टा जो करता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको डायनमो कहते हैं या उसको जनरेटर भी कहते हैं। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर में एक पहले आप मान लीजिए इंजन रहता है, इंजन में आप कुछ डीजल वगैरह डालते हैं तो उसकी पंखी घूमती है, यानी उसमें मोटर घूमेगा। अब ये मोटर जो है इसको मैकेनिकल एक बेल्ट से यहाँ पे जो डायनमो है उसको घुमाएगा, इस पोर्शन को घुमाता है। अब ये एक्चुअली इसको घूमना है, चाहे आप किसी पानी के वाटर फ्लो से या किसी डैम पे जो पानी गिरता रहता है उसके थ्रू पंखियों को टरबाइन करके घुमाते हैं। तो इसको जब घुमाएंगे तो क्या होगा? इसमें ये इस मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है डायनमो। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पहले साइकिल में पीछे इस तरह का पोर्शन लगा रहता था और आगे एक यहाँ बल्ब लगा रहता था। तो जितनी तेज़ हम साइकिल चलाते थे उतना तेज़ यहाँ से लाइट होता था, तेज़ जलता था ये बल्ब। तो ये एक तरह का डायनमो था। तो ये डायनमो का एक भी एग्जांपल है कि आप साइकिल चलाते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो काम डायनमो करता है। तो इसको याद रखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा है। आगे है दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्यूज। इस पे भी कई बार पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज के जो वायर होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं। तो ये सबसे इस दो तरह के कॉम्बिनेशन होता है। एक टिन का 63% रहता है और उसमें लेड रहता है 37%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक कई बार पूछा है कि इसके फ्यूज़ तार जो है वो किस चीज़ के होते हैं। और कई बार ये पूछा है इसका गलनांक, तो ये चूँकि मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसीलिए जैसे ही इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है तो ये गर्म होता है, गर्म होते ही पिघल जाता है और उसके बाद सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इसका मेन काम क्या है, फ्यूज का, या इस तरह के फ्यूज भी देखे होंगे आप, इसमें तार लगा करके पीछे से कनेक्ट करते हैं, ये भी एक फ्यूज है और ये एमसीबी है। तो इसका मेन काम क्या होता है, किसी भी सर्किट में जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं उनकी सुरक्षा के लिए है कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो ये अपने आप ब्रेक हो करके उन इक्विपमेंट्स में हाई करंट जा करके उनको जलने से बचाए। तो ये मेन काम होता है इसका, तो ये दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो मेन इम्पॉर्टेंट है, इसका खोज तो सबको पता होगा, एडिसन ने किया था। इसमें एक फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट टंगस्टन का होता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। और इसके अंदर एक इनर्ट गैस होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, इसको आर्गन गैस बोलते हैं। ये आर्गन गैस इसके अंदर भरी होती है। इसको इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं कि ये हाई टेम्परेचर पे भी बाकी मटेरियल से रिएक्शन कोई नहीं होता है, इसका कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए ये टंगस्टन का ऑक्सीडेशन या इवेपोरेट नहीं होता है, यानी वाष्पीकृत नहीं हो पाता है हाई टेम्परेचर पे भी। और इसका गलनांक पॉइंट जो टंगस्टन है, इसका गलनांक पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन यूज करते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी ये पिघलता नहीं है। यानी 3382 डिग्री सेल्सियस भी अगर इसका तापमान हो जाएगा तब जा कर के ये कहीं पिघल पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी ध्यान रखने की, तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं CFL कैसे काम करता है। तो CFL में भी कभी कभी पूछते हैं दोस्तों कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो ये ट्यूबलाइट की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ट्यूबलाइट का जो प्रिंसिपल है, इसके अंदर एक वैक्यूम होता है, वैक्यूम को बोलते हैं निर्वात। इसके अंदर एक निर्वात क्रिएट करते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। उन इलेक्ट्रोड से इस तरह के इलेक्ट्रोड से हीट होकर के यहाँ से बहुत सारे फोटॉन्स निकलना स्टार्ट होते हैं। फोटॉन्स एक तरह की एनर्जी कह लीजिए। वो फोटॉन्स इसके अंदर जो है एक फ्लोरोसेंट ट्यूब रहती है, उसमें हिट हो करके एक अल्ट्रावायलेट लाइट निकालते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है विजिबल लाइट में, किसके माध्यम से, ये जो अंदर इसकी कोटिंग रहती है। तो इस तरह से CFL काम करता है। तो इसका एक बार फुल फॉर्म पूछा है एग्जाम में कि इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये इसको याद रखिएगा, एक बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों LED बल्ब। तो LED बल्ब की इफ़िशियंसी बाकी CFL से और नॉर्मल बल्ब से अच्छी होती है। तो इफ़िशियंसी का मतलब कि जितना इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट लाइट जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए, मतलब मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाए, यानी हीट में कम खर्च हो, यानी लाइट में किसी भी चीज़ को, जैसे मान लिया आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितना आप समय दे रहे हैं तैयारी को, वो रिजल्ट में कितना कन्वर्ट हो रहा है। आप मान लीजिए 5 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको 5 रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, मतलब 5 एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अगर पूरा का पूरा जितने एग्ज़ाम दे रहे हैं वो क्लियर कर दे रहे हैं, तो यानी आपकी एफिशिएंसी 100% है। तो इसको बोलते हैं कि आउटपुट में कन्वर्जन कितना हो रहा है आपका इनपुट का। तो ये एक LED, इसका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी एक बार इसका भी पूछा गया फुल फॉर्म। ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसको फोटो डायोड बोलते हैं। उस फोटो डायोड उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। ये फोटो डायोड में मान लीजिए यहाँ एक N साइड है, एक P साइड है। तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं, N साइड सेमीकंडक्टर, P साइड P टाइप का सेमीकंडक्टर। तो N साइड से इलेक्ट्रॉन जो है जब P साइड जाते हैं तो इसमें कुछ एनर्जी लेवल का गैप होता है, उतने डिटेल में आपको जाने की नहीं ज़रूरत है। जब वो एनर्जी लेवल से नीचे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वहाँ से लाइट एनर्जी निकलती है, वही फोटॉन निकलते हैं और उससे ये आपको लाइट मिलती है। तो ये है इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट अभी तो कुछ है नहीं दोस्तों, नेक्स्ट हम ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, इसलिए टेस्ट हम दूसरे एक वीडियो में देखेंगे। और आप प्रिपरेशन करते रहिए, कुछ डाउट है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे हम आपके लिए और भी कुछ इम्प्रूव करके अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्ज़ाम्स, और आप तैयारी करते रहिए। अगर कुछ है तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख करके भेजिए, हम उसके लिए उसको ज़रूर क्लियर करेंगे।